दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो जैसा हम जानते हैं, संविधान का जो भाग 5 होता है वह संघ की कार्यपालिका के विषय में हमें जानकारी देता है। और संघ की कार्यपालिका में भाग 5 में जो पहला अध्याय है वह राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक हम राष्ट्रपति के विषय में बात करते हैं। हम संघ की कार्यपालिका के विषय में बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है और महान्यायवादी, इतने लोग इसमें आते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब चूँकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए हमें पता है कि कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख राष्ट्रपति होगा जो कि नाम मात्र का प्रमुख होगा, और एक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा जो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, वह वास्तविक प्रमुख होगा। मतलब एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ से हमें पहली स्थिति ये जो है सब समझ में आ गई कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख तो होगा, लेकिन वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। फिर उसकी स्थिति क्या है? तो उसकी स्थिति ब्रिटेन के क्राउन के समान है। ये अलग बात है कि ब्रिटेन का जो क्राउन है वह निर्वाचित नहीं है, वह वंशानुगत है, और भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, इस कारण हम ये कहते हैं कि भारत गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होते हुए भी ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह देश का प्रथम नागरिक होगा, और अनुच्छेद 77 ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएंगी। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को हम 4 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला, अनुच्छेद 53, जिसमें ये कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा, अनुच्छेद 74, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता भी करेगा और सलाह भी देगा। राष्ट्रपति को जो भी अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वह अपने अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, और मंत्रिपरिषद उसे उन दायित्वों की पूर्ति के लिए सहायता भी देगी। राष्ट्रपति को कहीं जाना है तो मंत्रिपरिषद, मतलब जो रक्षा मंत्री है, वह उन्हें विमान उपलब्ध कराएगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उनके लिए आवास की व्यवस्था करेगा, उनके लिए स्टाफ की व्यवस्था करेगा। तो इसे हम कह रहे हैं कि सहायता कर रहे हैं। और शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए सलाह भी देंगे। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि सलाह के अनुसार तो काम करेगा, लेकिन क्या सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यहाँ पे 2 संविधान संशोधन आते हैं।
42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फिर से सुन लीजिए, 42वां संविधान संशोधन जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो 1976 में सरकार किसकी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इमरजेंसी का दौर था। तो आप उस परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया होगा, संविधान में संशोधन क्यों किया गया होगा। लेकिन जब 2 साल बाद सन 1978 में, जिसमें जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय 44वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए तो बाध्य है, लेकिन वह एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने पुनः वही सलाह वापस राष्ट्रपति को दे दिया तो राष्ट्रपति तब उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। वर्तमान में यही स्थिति है। वर्तमान में स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की तरफ से या कोई विधि या कोई भी मामला यदि जाएगा तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं। मंत्रिपरिषद उस पर संशोधन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने यदि दोबारा वही सलाह जो है राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। आमतौर पर देखा जाता है कि साधारण विधेयक के मसले पे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी कानून को स्वीकृति देने से इनकार कर देता है। इनकार शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी सहमति दे सकता है या तो मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए या संसद के पास पुनर्विचार के लिए उसे भेज सकता है। और तीसरा काम ये कर सकता है कि ना तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजे, ना तो सहमति दे, उसे अपने पास रख ले। अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। इसका कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है कि कब तक रखेगा, अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति संसद द्वारा जो पारित जो कानून है, जो संशोधन है, कुछ मामले में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति धन विधेयक के मसले पर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, उसे सहमति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के मसले पर भी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, उसे सहमति देनी ही पड़ेगी। तो हमने देखा अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 53 में कहा कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 ने यह कहा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 42वां संविधान संशोधन ने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। और 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा की स्थिति में उसे मानना पड़ेगा। तो यह जो है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, जिसे हम लोगों ने समझा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।